वो कमरे में दाखिल हुआ तो रूमी अपनी हालत दुरुस्त किए बगैर बेड की पुश से टेक लगाए नीम दराज होकर नींद की वादी में जा चुकी थी। फाइक उसके चेहरे के तासुरात से उसकी बेआरामी का अंदाज़ा लगा सकता था। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और टाई की नॉट ढीली करता अलमारी की तरफ कदम बढ़ा गया। एक हाथ से टाई उतार कर फेंकी और फिर अलमारी से अपना नाइट सूट लेता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद वो फारिग होकर बाहर आया तो रूमी की पोजीशन में 19-20 का भी फर्क ना आया था। कंधे पर पड़ा तौलिया ड्रेसिंग टेबल पर फेंकते वो अपने कदम उस पर ही पैकर की तरफ बढ़ा गया। उसके करीब पहुंचकर वो एक घुटना मोड़कर उसके नज़दीक बेड पर ही बैठ गया। रूमी, उसने धीरे से उसे पुकारा पर जवाब निदार। उसने 2-3 दफ़ा मजीद उसे पुकारा पर वो टस से मस न हुई। वो समझ गया कि रूमी गहरी नींद में जा चुकी है। जो निकाह का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था उस पर मोती लगे थे जो उसकी जिल्द में चुभते उसे बेचैन कर रहे थे। फाइक ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसे थोड़ा सा ऊपर किया और उसके वजूद से वो भारी दुपट्टा अलग कर दिया। दुपट्टा उसके वजूद से अलग हुआ तो नाजुक सरापा हर बोझ से आज़ाद हो गया। फाइक ने एक गहरी नज़र उसके दिलकश सरापे पर डालने के बाद उसे सीने तक ब्लैंकेट में छुपा दिया। अब उसकी नज़रों का मरकज़ उसके दाएं गाल और गर्दन के दाएं हाथ पर बने निशान थे जो निकाह वाले दुपट्टे की मरहूने मिन्नत थे। वो उसके हाथ की पुष्ट धीरे से उसके गाल पर फेरने लगा तो एक अनोखा सा एहसास जिस्मो जान को छू गया। गाल से सरकता हुआ हाथ गर्दन पर आया तो जज्बात सर उठाने लगे। वो घबरा कर अपना हाथ खींच गया। ये गलत है फाइक, तुम उसकी बेखबरी में उसकी ज़ात का फ़ायदा नहीं उठा सकते। जानता हूँ वो तुम पर हलाल है पर उसके जज्बात को मजरूह कभी मत करना। ज़मीर की कड़क आवाज़ पर वो सांस भरता पीछे हटने लगा पर फिर कुछ सोचकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर अगले ही लम्हे उसकी तरफ झुकता उसकी पेशानी को अपने लम से रुशनास करवा गया। निकाह मुबारक हो मेरी जान। झुककर उसके कान में सरगोशी करता वो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। वो उसे अपनी मोहब्बत के पहले लम से आशना कर गया था। वहाँ से हटकर वो बेड की दूसरी तरफ आकर लेटा और बत्ती बुझा गया। फिर हाथ बढ़ाकर रूमी को खुद से लगाता उसका सर अपने सीने पर रखता उसके गिर्द बाजू बांध गया। इतना तो वो जान गया था कि वो नींद की किस कदर पक्की है, इसलिए सुकून से उसे खुद के हिसार में लेता वो आंखें बंद कर गया। आज बरसों बाद सुकून मुयस्सर आया था तो जल्द ही उसे नींद की देवी अपनी आगोश में ले गई। वो जो टिकटिकी बांधे लॉन में कॉल पर मसरूफ शिफान को देख रही थी। साहिबा की गुनगुनाहट पर चौंक उठी पर अगले ही पल उसकी गुनगुनाहट में छुपे मतलब को समझती गड़बड़ा गई। क्या मतलब भाभी? वो नासमझी का तासुर देती यहाँ वहाँ देखने लगी तो साहिबा 2 कदम चलती उसके मुकाबिला खड़ी हुई। वही मतलब जो तुम समझ चुकी हो पर फिर भी नासमझी का मुजाहिरा कर रही हो। वो हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी होती संजीदा नज़रों से उसे देखती हुई बोली तो जुहान नज़रें चुरा गई। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, न जाने आप क्या समझ रही हैं। वो साहिबा की आंखों में आंखें डालने से कतरा रही थी। शिफान से नज़रें भी हटा चुकी थी। यानी तुम जानती हो कि मैं किस मुतालिक बात कर रही हूँ। जब ही कह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। साहिबा की बात पर वो गहरी सांस भरकर रह गई। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कहते साथ ही वो लॉन की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। आपको कैसे पता चला भाभी? उसे अपना ही सवाल अजीब लगा क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जिन राहों की मुसाफिर मैं खुद रह चुकी हूँ उन राहों पर किसी और को चलता देख किस तरह ना पहचानती। उसके सवाल का जवाब देते साहिबा के लहजे में यासियत समा गई। भाभी, क्या ये बहुत खारदार राह होती है? वो सहमे लहजे में सवाल करने लगी तो साहिबा मुस्कुरा दी। नहीं मेरी जान, मोहब्बत की राह तो बहुत पुरअमन और आसान होती है। इसे खारदार और कठिन तो हम खुद बनाते हैं, कभी जज्बात को छुपा कर तो कभी हमराही के एतबार को कुचल कर। इसे आसान या कठिन बनाने वाले हम खुद होते हैं। साहिबा की गहरी बात पर जुहान की आंखें नम हो गई थी। पर भाभी, अगर इस राह में कोई आपका हमराही ही ना हो फिर किस तरह ये राह कटती है? उसके सवाल पर साहिबा गहरी नज़रों से उसे देखने लगी जिसकी आंखों में हसरत पनप रही थी। एक तरफा मोहब्बत का अजाब बहुत जानलेवा होता है पर इसमें एक मीठी सी कसक भी होती है। एक उम्मीद भी होती है कि एक तरफा आग की आंच दूसरे फरीक को पहुंच जाएगी। साहिबा की बात पर जुहान तंजिया हंस दी। साहिबा ने बहुत गौर से उसकी फीकी हंसी देखी। और भाभी, अगर आप जानते हो कि जिस इंसान की एक तरफा मोहब्बत के हिज्र में आप बरसों से जल रहे हैं उसके दिल में पहले किसी और की मोहब्बत की आंच पहुंच चुकी है तो फिर इंसान किस तरह कोई उम्मीद लगाए? वो आंखों में हसरत ही हसरत दिए साहिबा से पूछने लगी, इधर आओ मेरे साथ। साहिबा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लाउंज में मौजूद सोफे के पास ले आई। उस वक्त वहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद न था।
क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है या देर पा एहसास? साहिबा के सवाल पर वो उलझती हुई सर हिला गई थी। मेरे जज्बात एकदम सच्चे और लाफानी हैं, वो पुरयकीन अंदाज में बोली, जैसे इस बात में कोई शक की गुंजाइश ही बाकी ना हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत हसूल मांगती है? साहिबा फिर से सवाल कर गई, जिसका जवाब जुहान की तरफ से नफ़ी में आया। मेरी मोहब्बत हसूल की मजाज नहीं, मुझे सिर्फ उनसे मोहब्बत है, और बेइंतहा मोहब्बत है, बेगर्ज, बेलौस और हर तरह के लालच से पाक। इश्क की मिराज को छूती मोहब्बत, हसूल के लालच से पाक मोहब्बत। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, चाहे वो जिसके साथ मर्जी खुश रहें। साहिबा समझती हुई सर हिला गई। उन्हें किसी और के साथ बर्दाश्त कर लोगी तुम? साहिबा के सवाल पर जुहान को लगा जैसे किसी ने उसका गला दबोच लिया हो। उनको किसी और के साथ तसव्वुर करना भी सुहाने रूह है, पर फिर भी जब उनकी खुशी का सोचती हूँ तो बाकी हर चीज़ पस मंज़र में चली जाती है। वो खोए खोए लहजे में बोलती किसी और दुनिया में ही निकल गई थी। जानती हो मोहब्बत क्या मांगती है? साहिबा के सवाल पर वो उसे देखने लगी। मोहब्बत साबित कदमी मांगती है, डट जाना ही तो मोहब्बत कहलाता है। तुम दुआओं पर यकीन रखती हो? वो अपना तजज़िया देते हुए आखिर में उससे सवाल कर गई, तो वो किसी ट्रांस की कैफियत में सुनती सर हाँ में हिला गई। फिर यकीन रख कर मोहब्बत करो, मोहब्बत का मिल जाना मांगो। दुआएं तो तकदीर बदल दिया करती हैं। अल्लाह पर पुख्ता यकीन रख कर उसके आगे झोली फैलाई जाए तो वो कभी भी झोली खाली नहीं लौटाता। क्या तुम नहीं जानती कि हर चीज़ उसके कुन की मोहताज है? उसकी आवाज़ जुहान पर कुछ अलग ही अंदाज में असरअंदाज हो रही थी। वो दम साधे उसे सुन रही थी। मोहब्बत में सिद्क को तभी मोहब्बत मिलती है, वरना मोहब्बत की खुशबू भी नहीं मिलती। अगर तुम्हारी मोहब्बत में सिद्क हुआ तो अल्लाह कैसे भी करके हर हाल में तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत तक ले आएगा। अगर वो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुमसे उसे नहीं छीन सकती। पर अगर वो तुम्हारा नहीं तो तुम एड़ियाँ रगड़ कर भी किसी से मोहब्बत की भीख नहीं मांग सकती। मगर उसके रुकने पर जुहान तड़प कर बेसब्री से उसे देखने लगी। मगर उसके लहजे की बेसब्री पर वो मुस्कुरा दी। मगर दुआएं तकदीर बदल दिया करती हैं। उसकी बात पर जुहान को लगा जैसे किसी ने तपते हुए कलेजे पे ठंडा पानी उंडेल दिया हो, जैसे बरसों के प्यासे को मीठा पानी मयस्सर आ गया हो। वो एकदम उठती, उसके गले से लगती, फूट फूट कर रो दी। चुप करो पागल, ऐसे रोते थोड़ी हैं। साहिबा प्यार से उसे चुप करवाती उसका सर थपथपाने लगी। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, बहुत ज़्यादा। वो नम आंखें लिए खुशी से बोली तो साहिबा मुस्कुरा दी। तुमसे कम। चलो अब कमरे में जाओ और मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, नमाज का वक्त होने वाला है, फिर नमाज भी ज़रूर अदा करना, ओके? उसकी ताकीद पर जुहान मुस्कुराते हुए सर हिला गई, फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम का खाना खाने के बाद सब लाउंज में बैठे हुए थे। साहिबा किचन में सबकी चाय बना रही थी। शाम की चाय अब उसने अपने ज़िम्मे ले ली थी। जुहान, ये ट्रे बाहर लेकर जाओ, मैं सरदार के लिए कॉफ़ी बना कर ले आऊँ। वो एक बाउल में कॉफ़ी फेंटती मसरूफ़ अंदाज में जुहान से बोली तो जुहान सर हिला गई, जैसा कि सब साफ बैठे हुए हैं। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। शिफान की बात पर सब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। एक सोफ़े पर अरकम बलोच और अरहम बलोच बैठे थे, जबकि साथ वाले सोफ़े पर रुखसार बेगम और नाज बेगम बैठी थीं। उनके बिल्कुल वाले सामने सोफ़े पर ओरहान और शिफान बैठे थे। शिफान को यही लगा सही वक्त अपनी बात करने का। बोलो, क्या बात है, हम सुन रहे हैं। सबसे पहले बोलने वाले अरकम बलोच थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। वो दोनों हाथों को बाहम फंसाए, दोनों बाजू की कोनियाँ घुटनों पर टिकाकर थोड़ा आगे झुककर बैठता बोला, तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है इस बात के लिए, पर मुझे लगता है कि इसी तरह इस हवेली पर छाया जमूद टूट सकता है। गहरी खामोशी में सिर्फ उसकी गंभीर आवाज़ ही गूंज रही थी। बरखुरदार, जो भी बात करनी है बिला झिझक करो, सुन रहे हैं हम। अरहम बलोच की बात पर शिफान ने गहरी सांस भरते खुद में हिम्मत मुजतमे की और फिर बोलना शुरू किया। मैं शादी करना चाहता हूँ। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही चुकी थी। उसकी बात पर हवेली के सब अफराद पर सख्ता तारी हुआ। यह आखिरी बात थी जिसकी तवक्को वो शिफान से नहीं कर सकते थे। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गए सब लोग? उसने सब पर बारी बारी एक नज़र डालकर पूछा तो सभी उसे देख कर रह गए। अगर शादी की बात कर रहे हो तो यकीनन शादी के लिए कोई लड़की भी देख रखी होगी। अरहम साहब की बात पर वो सीधा होता, टांग पर टांग जमा कर बैठ गया। मैं आपका फर्मा बरदार बेटा हूँ बाबा। मैं कैसे ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला खुद ले सकता हूँ?
मैं जानता हूँ आप लोग बचपन से ज़ुहान को मेरे लिए पसंद कर चुके हैं और मैं आप सबकी पसंदीदगी का एहतराम करता हूँ। आप सबकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं ज़ुहान से शादी के लिए तैयार हूँ। वो सबको एक नज़र देखता संजीदगी से बोला तो उसकी शराफत पर ओरहान अशश कर उठा, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ी ज़ुहान के हाथ से ट्रे छूटता ज़मीं बोस हुआ। कपों से छलकती गरम गरम चाय उसके पाँव पर गिरी तो वो तकलीफ के मारे चिल्लाने की बजाय साकित खड़ी हो गई। शोर की आवाज़ सुनते सबकी तवज्जो उसकी तरफ हुई तो सबसे पहले ओरहान तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। गुड़िया आप ठीक हो? वो उसे कंधे से पकड़कर एक तरफ करता उसके पाँव की तरफ देखता पूछने लगा, जिस पर वो जवाब दिए बगैर यूं ही खड़ी रही। उसका दिमाग वहाँ मौजूद होता तो वो जवाब देती ना किसी बात का। और हान ने उसके कंधों के गिर्द बाजू लपेटकर उसे खुद से लगाए, सोफे की तरफ बढ़ाया कदम। उसे शिफान के पहलू में बिठाकर वो उसके पैरों के बल बैठ गया उसके सामने। शिफान के पहलू में आते ही ज़ुहान के साकित पड़े दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। नाज बेगम के कहने पर साहिबा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई थी और हान ज़ुहान के दोनों पाँव उठाकर सामने टेबल पर रख गया, जो बुरी तरह सुर्ख हो रहे थे। खुदा गर्क करे तुम्हें साहिबा, मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। रुखसार बेगम की कड़ी आवाज़ पर जहाँ साहिबा सहम गई वहीं ओरहान ने नागवारी से उनकी जानिब देखा, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही अरहम बलोच बोल उठे, उस बच्ची का क्या कसूर है इसमें भाभी? उनके लहजे में भी महसूस की जाने वाली नागवारी वाज़ेह थी। उनकी खुश अखलाक और नर्म दिल भाभी को न जाने साहिबा के मामले में क्या हो जाता था। सारा कसूर उसी का है, जब से इस घर में आई है सब बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसको क्या ज़रूरत थी इतना भारी ट्रे जूनी को पकड़ाने की, पर ये तो चाहती यही है कि मेरी सारी औलाद तकलीफ़ में रहे। वो दबा दबा चीख रही थी। साहिबा की आंखों से आंसू फिसलते चले जा रहे थे। उनकी बातों पर ओरहान जब्त खोता एक झटके से उठा तो उसके तेवर देकर साहिबा की चीख निकल गई। मैंने एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत दफ़ा कहा है माँ कि साहिबा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत मेरी इज्जत। आप क्यों अपने ही हाथों बार बार अपने ही बेटे की इज्जत को बात बेबात बेइज्जत करती रहती हैं? जहाँ तक रही बात साहिबा के कसूर की, तो वो बिल्कुल बेकसूर है। इस सब मामले में इसका कोई कसूर नहीं। अफगन की बस इतनी ज़िंदगी लिखी थी। आप, मैं या कोई और उसकी ज़िंदगी की मियाद बढ़ा नहीं सकते थे। वो इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता रुखसार बेगम एकदम बिफर कर चीख उठी, मरा नहीं, कत्ल हुआ था मेरा बच्चा। कत्ल का मतलब समझते हो ना? और कत्ल भी किसने किया? तुम्हारी चहीती के साबका आशिक ने। वो चीखती हुई आपे से बाहर हो रही थी, जबकि उनके अल्फाज पर ओरहान जब्त होता पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारता अपने बाल दोनों मुट्ठियों में जकड़ गया। आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। मेरी माँ है आप, और आपके आगे ऊंचा बोलना भी मैं गुनाह समझता हूँ माँ, पर मैं आज सबके सामने आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, साहिबा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा अगर भरी महफिल में से दोबारा बेइज्जत किया गया या इस पर कोई इल्ज़ाम तराशी की गई। अगर आप मेरे किसी लफ्ज़ से तकलीफ़ ज़दा हुई हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ज़ब्त से साहिबा की तरफदारी करता आखिर में रुखसार बेगम के दोनों हाथ थाम कर चूमता हुआ आंखों से लगा गया, जबकि रुखसार बेगम पिपक पिपक कर रो दी। मैं क्या करूं ओरहान, मेरे जिगर का टुकड़ा था अफगन। मुझे यकीन नहीं आता कि वो हमारे दरमियान नहीं, और जब यकीन आने लगता है तो फिर सब्र नहीं आता। मैं क्या करूं ओरहान, मैं क्या करूं? मुझे अपना बच्चा नज़र नहीं आता तो मेरा कलेजा जलता है ओरहान। उनके लहजे की तड़प पर सबकी आंखें नम हो गईं, जबकि ओरहान उन्हें अपने बाजू के हिसार में लेता तसल्ली देने लगा। माँ, ये सिर्फ आपका दुख नहीं, हम सब का दुख है, पर प्लीज़ एक बेटे के दुख में दूसरे बेटे का दिल दुखी मत करें। हमारे अफगन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है माँ। वो उन्हें अपने साथ लगाए धीरे धीरे समझाने लगा, जबकि वो यूं ही रोती रहीं। साहिबा वहाँ से जा चुकी थी। पानी। साहिबा की लरजती आवाज़ पर रुखसार बेगम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो हाथ में पानी का गिलास पकड़े खड़ी थी। उसे एक नज़र देखकर वो गर्दन मोड़ गई तो ओरहान ने खुद ही साहिबा के हाथ से गिलास पकड़कर रुखसार बेगम के मुंह से लगाया तो वो 2 घूंट हलक में उतारकर गिलास पीछे कर गई। ओरहान ने उन्हें कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद उनके सामने पैरों के बल बैठ गया। इस सब हंगामे में वो ज़ुहान को तो भूल ही चुके थे, जो खुद भी अपनी तकलीफ अब भूले बैठी थी।
होश तो तब आया जब अपने पाँव पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो चौंक कर अपने पैर की तरफ देखने लगी तो सामने बैठे शिफान और अपने पाँव पर मौजूद उसके भारी हाथ को देखकर वो थर्रा उठी। उसने एकदम अपना पाँव पीछे करना चाहा, पर शिफान ने उसके पाँव को अपने हाथ के शिकंजे में लेते इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उसने डरते डरते आंख उठाकर देखा तो वो उसे ही देख रहा था, पर उसकी आंखें हर तासुर से पाक थी। उसकी स्पाट आंखों को देखती वो झुरझुरी लेकर रह गई। पाँव छोड़े मेरा प्लीज़, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली तो उसकी आंखों में मौजूद इल्तिजा को देखते वो आईब्रो उचका गया। और ना छोड़ूं तो, वो उसके पाँव पर गरीब शक करते हुए बोला तो वो सी करके रह गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़। वो यहाँ वहाँ देखती फिर से धीमे लहजे में उससे मुखातिब हुई। न उसके चेहरे पर क्या अच्छा नहीं लग रहा? मेरा छूना? मेरा छूना? उसके लहजे पर मौजूद इस तहज़ाइया हंसी को वो समझ नहीं सकी। नहीं, आपका मेरे पाँव को छूना। उसके जवाब पर वो एक गहरी नज़र उसके कपकपाते वजूद पर डाल गया। पर क्या तुम नहीं जानती कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बनने वाला हूँ? फिर तो तुम्हारे पूर को छूने का हक हासिल होगा मुझे। तब किस हक से रोकोगी? उसकी गंभीर सरगोशी जुहान की जान निकालने के लिए काफ़ी थी। वो एकदम उसके होंठों पर अपनी हथेली जमा गई। प्लीज़ प्लीज़ चुप कर जाएं, यहाँ पर सब है। प्लीज़ चुप कर जाएं, सब यहाँ पर हैं। वो घर वालों की तरफ देखती बेबसी से बोली तो शिफान नज़रें झुकाता अपने होंठों पर जमे उसके नाजुक हाथ को देखने लगा। उसकी गहरी नज़रों का इर्तकाज़ महसूस करती वो तेज़ी से हाथ हटा गई। शर्म के मारे चेहरे पर सुर्खी बिखर गई जबकि हाथ कँपकपाने लगे। चुपचाप बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो, रोब से कहता वो हाथ बढ़ाकर फर्स्ट एड से करीम निकालकर नरमी से उसके पाँव पर लगाने लगा। वो पूरी तरह अपने काम में मगन था। दोनों पाँव पर क्रीम लगाने के बाद उसने अचानक नज़र उठाकर जुहान की तरफ देखा तो वो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी। उसके एकदम देखने पर वो शर्मिंदगी से आंखें मींच कर रह गई। शिफान लब भींच कर रह गया। वो वहाँ से उठा और हाथ धोने बाथरूम की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट के बाद जब वापस आया तो लाउंज का माहौल कदरे पुरसकून हो चुका था। गला खंखारते उसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाही तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। मेरे सवाल का जवाब तो रह ही गया। वो बारी बारी बाप और चचा को देखकर बोला तो ओरहान नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। पर उसे एक बात बुरी तरह खटक रही थी कि शिफान किसी और लड़की को पसंद करता था। फिर एकदम अब जुहान से शादी की ख्वाहिश क्यों जाहिर कर रहा था? वो सोच चुका था कि वो शिफान से अकेले में इस बारे में बात ज़रूर करेगा। जुहान एकदम वहाँ से उठती नंगे पाँव अपने कमरे की तरफ चल दी, जिस पर शिफान और ओरहान के अलावा सब धीरे से मुस्कुरा दिए। भाई साहब, हमारी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि जुहान हमारी बेटी बने। अब मेरे नालायक बेटे ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है तो हम बाकायदा आपके सामने हाथ फैलाते हैं। जुहान को हमारी बेटी बना दीजिए। आपको कभी भी मेरे बेटे से किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरकम बलोच से बोले तो नाज बेगम भी मुस्कुराते हुए सर हिला गई। जी भाई साहब, प्लीज़ हमें खाली हाथ मत लौटाइएगा। अब नाज बेगम की बात पर अरकम बलोच ने रुखसार बेगम और ओरहान की तरफ बारी बारी देखा तो दोनों ही मुस्कुराते हुए सर हिला गए थे। हमें कोई एतराज़ नहीं, शिफान हमारा अपना ही बच्चा है। पर मैं एक दफ़ा जुहान से पूछना चाहूँगा, उसकी मर्ज़ी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अरकम बलोच की संजीदा आवाज़ पर सब मुत्तफ़िक होते सर हिला गए। साहिबा, मेरी कॉफ़ी कमरे में ले आओ। वो संजीदा आवाज़ में साहिबा को हुक्म देता वहाँ से उठकर कमरे की तरफ बढ़ा तो साहिबा सर हिलाती किचन की तरफ चल दी। वो आज 1 हफ्ते बाद गाँव से वापस आया था। लाख चाहने के बावजूद भी इतने दिन लग गए उसके वहाँ पर। वो गाहे बगाहे मुलाजमा को कॉल करके रुमैसा की खैरियत पूछता रहा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो रुमैसा से सामने का सोचते दिलकश मुस्कुराहट खुद ब खुद होंठों पर बिखर गई। चौकीदार ने गेट खोला तो वो गाड़ी ड्राइववे पर पार्क करता अंदर की तरफ बढ़ गया। सलाम साहब जी। उसे लाउंज में देखते ही मुलाजमा ने सलाम झाड़ा तो वो सर के इशारे से जवाब देता आगे बढ़ गया। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था जहाँ वो नाज़नीन रूपोश थी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मोतिये की दिलफरेब खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो आंखें बंद करता गहरी सांस भरकर वो खुशबू अपने सांसों में उतारने लगा। 2 कदम चलकर अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। कमरा ख्वाबनाक माहौल पेश कर रहा था। पूरे कमरे में मोतिये की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए कमरे में हीटर लगाया गया था। साइड टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में बेहतर
बेड पर दराज वजूद गैर वाज़ेह सा था। फ़ाइक ने जैकेट उतारकर सोफ़े पर फेंकी और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा गया, जहाँ वो रगे जान महवे इस्तराहत थी। वो दबे कदमों से चलता बेड की दूसरी साइड की तरफ बढ़ा। धीरे से वहाँ नीम दराज हो गया। मोतिये की खुशबू तेज़ हो चुकी थी, जिस पर वो समझ गया कि ये खुशबू उसके पहलू में मौजूद वजूद के बदन से उठ रही थी। वो सरता पैर कंबल में छुपी हुई थी। फ़ाइक ने बदमज़ा होते हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके चेहरे से कंबल को पीछे किया, तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही फ़ाइक को यूं लगा जैसे स्याह बादलों की ओर से चांद निकल आया हो। कांच सी आंखें बंद थी, जबकि पलकों की झालर गालों पर गिरी हुई थी। नाक में पहनी नथली नीम अंधेरे में पूरी तरह चमक रही थी, जबकि गुलाबी होंठ नीम बाते। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे बाल पीछे हटाए, झुककर उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सख्त कर दी। उसके लम्स पर वो कसमसाने लगी। वो नींद की बहुत पक्की थी, पर उस वक्त उसे सोते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। नींद भी शायद पूरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो धीरे से आंखें खोल गई। पर जैसे ही उसकी छठी इसने उसको इशारा दिया कि उसके पहलू में कोई मौजूद है, वो एक झटके से उठ बैठी, एकदम कराह उठी। फ़ाइक जो उसके चेहरे पर झुका था, उसके एकदम उठने पर संभल न सका, जिसकी वजह से रुमैसा का नाक फ़ाइक की कुशादा पेशानी से टकरा गया। उसके कराहने पर फ़ाइक फुर्ती से पीछे हटा और उसके सुर्ख पड़ते नाक को देखने लगा। पर इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ बोलता, कमरे में मौजूद तीसरे वजूद की आवाज़ पर दोनों अपनी जगह साकित हो गए।